लेकिन मैं पढ़ाऊँगा मेंस स्पेसिफिक ही, ठीक है। तो आप लोग बस इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि कला संस्कृति में क्या क्या क्वेश्चन मेंस में आज तक पूछे गए हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है, खास करके प्रशासनिक सेवा में, ठीक है। प्रशासनिक सेवा में क्या होता है, बस लिखना होता है उसमें, ठीक है। और जो अन्य एग्जाम है जैसे टीआरई के एग्जाम है तो उसमें आपके केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंतर बस इतना ही है, ठीक है। क्वेश्चन को सबसे पहले मैं दिखा दूं, जो लोग बीपीएससी मेंस का तैयारी करना चाह रहे, 70वीं जो बीपीएससी आने वाला है सितंबर मंथ में उसका एग्ज़ाम होगा, तो उसकी तैयारी पहले से करनी होती है, चूँकि तुरंत रिजल्ट आता है और तुरंत मेंस लिखना होता है, तो एक आध 2 महीना में ऐसे होता नहीं है। तो उसके लिए पहले से जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उनका बेहतर होता है मेंस, फिर वही लोग सेलेक्ट हो जाते हैं मेंस में। तो थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि GS1 के तहत ये सारे कला संस्कृति हो चाहे इतिहास के जो पोर्शन होते हैं वो GS1 के तहत पूछे जाते हैं। और GS1 में भी जैसे क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन लिखने के लिए बोल रहा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखने के लिए बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है, जो कि हमने आपको शुरुआती दौर में ही पढ़ा दिया था। पॉलिटिकल साइंस जब हमने पढ़ाया था पॉलिटी, तो शुरुआती दौर में भी बताया था भारत सरकार अधिनियम 1858 क्या था, तो उसको बस एक पेज में वहाँ पे डिस्क्राइब करना, उससे ज़्यादा नहीं, चूँकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिरसा मुंडा आंदोलन, जो कि हमने आपको बीपीएससी टीआरई के एग्जाम के लिए भी पढ़ाया हुआ है। बिरसा मुंडा आंदोलन तो घटना किस क्रम में है, तो तेजी से उसमें शॉर्ट में ही एक पन्ना लिखना होता है इसमें, इससे ज़्यादा आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है। ये फिर तीसरा है इंडिगो नील विद्रोह, ठीक है, नील विद्रोह के बारे में है यहाँ पर। उसके बाद पटना कलम चित्रकला, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से चित्रकला का आ गया, कौन सा क्वेश्चन है, पटना चित्रकला, ठीक है, पटना कलम चित्रकला, इसको भी मैं पढ़ाऊँगा। तो जो भी यहाँ पे कला संस्कृति है तो उसके जो क्वेश्चन होते हैं स्पेसिफिक, वो 4-5 क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके मेंस में पूछता है। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो मौर्य कला पढ़ेंगे। चित्रकला में भी हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मौर्य कला को पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आपका मधुबनी चित्रकला शैली जो है मधुबनी, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा पढ़ेंगे आपका पटना कलम चित्रकला शैली, ठीक है। और फिर एक है आपका पाल कला, चौथा क्या पढ़ेंगे हम लोग, पाल कला। और कला संस्कृति में एक चैप्टर और पढ़ेंगे जो कि बीपीएससी में अब पूछा जा रहा है, वह है मंदिर निर्माण शैली, ठीक है। उसमें गुहा शैली भी है, गुफा में जो बनाया गया उत्तर बिहार में या आप कह सकते हैं पूर्वी भारत में गुहा शैली, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन आपके चित्रकला शैली से एक क्वेश्चन आपके 1 या 2 शॉर्ट में और एक लॉन्ग में क्वेश्चन निश्चित रूप से बीपीएससी इतिहास में पूछेगा ही पूछेगा। और इतिहास कहाँ पूछे जाएंगे आपको, तो GS1 में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा, ऑब्जेक्टिव लेवल पे भी आपको समझ में आ जाएगा। सारा कुछ हो रखा है, आप लोग जो भी 9-10th वाले हैं वीडियो जो भी मैथ के हैं सारा देखते रहिए, ठीक है। आपका सिलेबस कवर हो रखा है उसमें, आप बस उतना ही देख के जाइए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। ज़्यादा उसमें माथापच्ची करने की आपको आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने से ये नहीं होगा कि रिजल्ट बन जाएगा, बल्कि जो ही पढ़ाया हुआ है, जितना पढ़ाया हुआ है कॉन्सेप्ट, उसको अपना करके जाइए, एग्जाम में आपका होगा। अब देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा कीजिए, इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार जो है दिशा दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है कला संस्कृति से। देखिए यहाँ पे यही चर्चा हमने किया था, चौथा नंबर में लिखा था कि मंदिर निर्माण शैली से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं चित्रकला शैली में। तो यहाँ पर है प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिर के विकास का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो मंदिर का जो विकास है उसका विश्लेषण करना है, और खास करके उत्तर भारत में जो कि नागर शैली है उत्तर भारत की, कई बार पूछ देगा कि दक्षिण भारत की कौन सी शैली है मंदिर निर्माण की, तो द्रविड़ शैली है। वहीं मध्य भारत का है बेसर, और वहीं उत्तर भारत का कौन सा है, नागर शैली। तो नागर शैली के बारे में यहाँ पे उसकी विशेषताओं को लिखना था। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन, एक प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है आपका, पटना कलम पेंटिंग पूछा है, ठीक है।
तो 2 क्वेश्चन, यानी हमने जो 4 क्वेश्चन लिखा उसमें से 2 क्वेश्चन यहाँ भी दिख गया। अब देखिए ये था आपका 68 का 68, देखिए ऊपर में लिखा हुआ होगा 68 जो बीपीएससी हुआ था 68 का उसका क्वेश्चन था। अब मैं 69th बीपीएससी जो हुआ है उसके क्वेश्चन को मैंने कितना क्वेश्चन लिखा था, 4 क्वेश्चन लिखा था, 2 क्वेश्चन 68 में पूछा था। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे क्या पूछ दिया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का भारतीय परिषद अधिनियम 1892, वहां पूछा था 1858, यहाँ क्या पूछ रहा है 1892। अब क्या पूछेगा, मार्ले मिंटो 1909 या चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है आपका 1919, इसी 2 में से देखिएगा निश्चित रूप से अगला पूछ देगा, या 1813 का चार्टर एक्ट। तो कोई ना कोई एक अधिनियम से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक पैटर्न सेट करता है बीपीएससी, और देखिएगा कि लगभग वो पैटर्न 5-6 साल 10 साल तक चलता है। तो यहाँ पे अब देखिए वहां पे क्या पूछा था आपका बिरसा आंदोलन, यहाँ क्या पूछ दिया संथाल। अब नेक्स्ट फिर पूछ देगा ये बिरसा आंदोलन, ठीक है, कई बार कंफ्यूज कराने के लिए या आपको धोखा में रखने के लिए फिर हो सकता है लगातार भी संथाल पूछ दे, लेकिन आपको संथाल और बिरसा में से एक क्वेश्चन पूछेगा ही, ठीक है। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह यहाँ पूछ दिया, वहां नील विद्रोह था जो कि बंगाल में हुआ था, उसका था इंडिगो, और यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह पूछ दिया। कई बार भारत छोड़ो पूछ देगा, कई बार असहयोग पूछ देगा, ठीक है। तो ये पैटर्न यहाँ पे मतलब क्वेश्चन की प्रकृति सेम रहेगी लेकिन उसी में से बदलते रहेगा। तो आपको पहले से अंदाजा लगाना पड़ता है कि मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई लोग परेशान थे मेंस के लिए, देखिए मेंस कुछ नहीं है, मेंस में बोलता हूं कि अगर आपको पहले से अगर आपका बेसिक नॉलेज ठीक है तो आप 1 से 2 महीना में मेंस का तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी क्या बात है कि आप लोग प्री को नज़रअंदाज अगर करेंगे, प्री ऑब्जेक्टिव है जो कि सब टीआरई में बैठिए चाहे बीपीएससी प्रशासनिक सेवा में बैठिए, लगभग सबका सेम ही सिलेबस, लगभग 90% तक तो मुझे लगता है सेम ही है, ठीक है। 10% में थोड़ा बहुत का अंतर होगा, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा डीपली पूछ दे रहा है, ऑप्शन में आपको फंसाने का प्रयास ज़्यादा किया जाता है प्रशासनिक सेवा में, और वहाँ पे थोड़ा सा सिंपल पूछा जाता है, अंतर बस दोनों में यही है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, क्योंकि अब मेंस से कहीं ज़्यादा टफ है आपका प्री निकालना, ठीक है। प्री अगर निकाल लेते हैं तो मेंस अब आसान हो गया है। मेंस का तो पैटर्न फॉलो है, आपको पता है, यही 10 क्वेश्चन रट के जाएंगे, 4 क्वेश्चन कला संस्कृति पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लेंगे तो यहाँ से निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाएगा। अधिनियम का 4-5 टिक लगा देंगे, उसमें से आ ही जाएगा। तो क्वेश्चन कहीं मेंस में लिखने में कोई परेशानी नहीं होती है, बशर्ते आपको समझना होगा। पहले प्री पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ऐसे हमने स्टार्ट किया तो मैं अब कंटिन्यू आपको पढ़ाता रहूँगा, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है आपको प्री, जो कि आपको हमने पहले से भी पढ़ाया है, टीआरई के एग्जाम में भी पढ़ाया है, या फिर बीपीएससी का जो अभी आपने कोर्स लिया होगा तो उसमें भी बहुत सारे वीडियो हमारे GS1 GS2 करेंट अफेयर्स ऐसे के हैं जिसको आप देख के समझ सकते हैं और उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कंपटीशन हमारे पढ़ाने से कहीं ज़्यादा आपको खुद जो है मेहनत करने की आवश्यकता होती है, उसको लिखने की आवश्यकता होती है। कॉन्सेप्ट वही है, चाहे हमने प्री में पढ़ाया चाहे मेंस के लिए पढ़ाएं, कॉन्सेप्ट वही है, केवल यहाँ पे आपको लिखने की आवश्यकता होती है। जो चीज़ हमने आपको नोट्स में दिया उसको अब लिखिए, जितना लिख सकते हैं अपने मन से उतना लिखिएगा, उतना अच्छा होगा। अब देखिए यही चीज़ हमने बोला था, अभी हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, मौर्य कला, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया मौर्य काल की कला और वास्तुकला के बारे में बताइए। तो क्वेश्चन 4 ही हमने लिखा, तो एक क्वेश्चन यहाँ आ गया आपका मौर्य काल की कला और वास्तुकला के बारे में। 4 क्वेश्चन हमने कला संस्कृति की दिया लिखा, और उससे फिर जो है 69th में भी क्वेश्चन पूछ दिया। यानी 4 मौर्य कला, पटना कलम, पाल कला, मधुबनी चित्रकला शैली और गुहा बिहार या मंदिर निर्माण शैली में से 2 क्वेश्चन फिक्स है कि हर एक बार आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र के बारे में बताइए, ठीक है। गुफा चित्र के बारे में पूछ रहा है। तो ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब मतलब 4 क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ के जाएंगे तो कला संस्कृति के 2 क्वेश्चन आप बना के आइएगा, जिसमें कि एक क्वेश्चन आपका होगा 38 नंबर का, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या होगा आपका 38 नंबर का, और एक क्वेश्चन आपका जो होगा वो 5 क्वेश्चन मिला के 38 नंबर होता है, तो डिवाइड कर लीजिएगा, वो होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या पूछा, चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। फिर हमने बोला था चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो, ये सब पढ़ के जाइएगा, फिर लड़ेगा क्वेश्चन। देखिए फिर चंपारण सत्याग्रह पूछ दिया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन की उदारवादी चरण की योगदान की भूमिका। उदारवादी चरण मतलब जो कि आपका गर्मपंथी विचारधारा का आलोचना करना है यहाँ पे, सॉरी गर्मपंथी का नहीं, नरमपंथी के विचार का। उदारवादी मतलब नरमपंथी, जो कि हमारे जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हैं या फिर गांधी जी भी, ये सब नरम दल के रहते हैं, दादा भाई नौरोजी हैं। तो इन सब में क्या कह सकते हैं, इनकी आलोचना करना है, ठीक है। तो किस प्रकार से वो साल में एक बार आते थे, फिर जो है सब चूंकि पेशे से वकील थे, ये सब बारे में हमने बताया भी है, तो उसको ढंग से लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब है बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन, जैसे आपका हमने पढ़ाया हुआ कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से विकास हुआ है, उससे यहाँ भी पूछा है और 68 में भी पूछा था। तो कहने का अर्थ है एक पैटर्न सेट है आपके एग्जाम के लिए, जो कि वही बार बार क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोग इतिहास सेक्शन को कवर करेंगे, फिर GS2 में पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो सब करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कला संस्कृति का जो चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो चैप्टर है आपका मौर्य कला, ठीक है। मौर्य कला से शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग मधुबनी, फिर पटना कलम, पाल कला, इस तरीका से हम लोग एक एक करके उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और रही बात TRE वाले, जो टीचर के एग्जाम में बैठते हैं, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पिछले बार भी पूछा गया था TRE के एग्जाम में, और इस बार भी क्वेश्चन आएंगे निश्चित रूप से, चूंकि ऑब्जेक्टिव तो यही सब्जेक्टिव से ही बनेगा। कला संस्कृति चूंकि बिहार का है, प्राचीन इतिहास का कला संस्कृति है, तो निश्चित रूप से एक आध क्वेश्चन जो है हर एक जगह से पूछे ही जाएंगे। तो इसलिए घबराना नहीं है, शांतिपूर्वक आप लोग समझिए। और जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, जो जुड़ चुके हैं, वो लोग भी कंटिन्यूअस जो है आप देखते रहिए। ये नहीं आपको सोचना है कि हम प्री को पढ़ा रहे हैं कि मेंस को। देखिए, प्री मेंस कोई अलग अलग चीज़ नहीं होता है, बस जब आप इसको लिखते हैं तो ये मेंस हो जाता है, जब आप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो ये प्री हो जाता है। अंतर बस यही है, ठीक है। आपको अभी समझदारी नहीं होगा तो हो सकता है कि परेशान हो जाइएगा कि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं कि सब्जेक्टिव, क्योंकि हम बीच बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे क्रिएट करके आपको बताएंगे। लेकिन ये क्या है, सब्जेक्टिव है। चूंकि इसकी भाषा देखिएगा तो आपको लग जाएगा कि इस तरीका से ही लिखा जाएगा कि आपको बेहतर 38 में बेहतर नंबर मिल जाएगा। कितना भी लिखेंगे 20-22 नंबर से ज़्यादा आपको BPSC देती नहीं है। फिर भी कोशिश करना है कि जिस प्रकार से टेबल यहाँ पे हमने ट्री स्ट्रक्चर बनाया, तो सबसे पहले जब भी आंसर राइटिंग होता है तो उसके सबसे पहले हम लोग भूमिका बांधते हैं, यानी उसके बारे में बताएंगे कि आखिर मौर्य कला है क्या। तो मौर्य कला से भी पहले आता है शब्द कला। कला आखिर होता क्या है? तो कला सिंपल सी बात है कि एक कला क्या है, मानव का जो है अभिव्यक्ति है, जो आप चिंतन करते हैं, जो आप मूर्त रूप देते हैं, वही कला है। जैसे अमूर्त जो आप थिंकिंग करते हैं, जो सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, जैसे ये घर ऐसा होना चाहिए, मेरे सपनों का घर ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि आप सोचते हैं, दिमाग में डिजाइन तैयार होता है, फिर जब आप उसको तैयार कर देते हैं तो वो मूर्त रूप हो जाता है। तो वही आगे चल के कला कहलाता है। तो यहाँ पे हमने जो भाषा दिया है, इसको आप अपना भाषा दीजिएगा, ये नहीं कि सेम भाषा छाप दिए, तो ऐसे नहीं होता है। सेम भाषा लिखिएगा, नंबर कम आ जाएगा, ठीक है। तो अपना अपना भाषा लिखना होता है। यहाँ पे सिंपल सा है कि जब भी आपको मेंस लिखना है तो आप अपने लैंग्वेज में लिखिए। कोई राइटर या कोई लेखक या कोई भी आपको दे दिया नोट्स, उसको छापिएगा, सब उसी को छापेगा, फिर आपको एक्स्ट्रा नंबर क्यों मिलेगा? जैसे हमने आपको नोट्स दिया, फिर मेरे नोट्स को लगभग 100 सैकड़ों हजारों लोग पढ़ेंगे, अब सब लोग यही चीज़ लिखेंगे, तो फिर आपको औरों से ज़्यादा नंबर क्यों मिलेगा? सिंपल सी बात है। और मेंस राइटिंग में ये अलग दिखना चाहिए, तभी आपको ज़्यादा नंबर मिलता है। कला मानव के ज्ञानेंद्रियों को प्रसन्न करने वाला एक अभिव्यक्ति है, जिसके माध्यम से किसी कालखंड के भौतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का पता लगाया जा सकता है। यानी कला के बारे में आप उस समय की जो सांस्कृतिक स्थिति है या भौतिक स्थिति है उसके बारे में, कभी राम भगवान को आपने AK-47 के साथ नहीं देखा होगा, वहां पे क्या है कि तीर धनुष ही है। कभी उनके सामने मुर्गा मीट या कुछ चढ़ा हुआ नहीं देखा होगा, क्यों? चूंकि उनका भोजन क्या है, सात्विक एकदम सादा भोजन है। यानी माना जा सकता है कि उस समय लोग शाकाहारी भोजन ही करते थे, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे जो भी हो। ड्रेस जो है उनका, वो जींस टी शर्ट नहीं पहन रहे हैं,
यानी इसका मतलब है कि उनका जो वस्त्र था उस समय का, वो जिस परिधान में है वही परिधान वहां पे रहा होगा। ठीक है, तो मेरा समझाने का मतलब है कि कला से आप उस समय के बारे में, उस जगह की जो भौतिक स्थिति है, जो सांस्कृतिक उपलब्धि है, उससे उसके बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कला। कला के इतिहास में मौर्य कला अपनी विशेषताओं के कारण एक विशिष्ट पहचान रखती है। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी कला संस्कृति थी। वैदिक सभ्यता में भी कला का विकास हुआ, ऐसी बात नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी कला का विकास हुआ, लेकिन आखिर मौर्य कला को ही प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे विशिष्ट कला क्यों माना गया? क्योंकि इसके अवशेष मिले, और इतिहास का माना जब तक अवशेष नहीं मिलता है सही ढंग से, तो हम लोग उसको इतिहास नहीं मानते। महाभारत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, रामायण के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो इतिहास नहीं है, क्योंकि उसके पौष्टिक प्रमाण जो भी है हमारे साहित्यिक प्रमाण हैं, लेकिन उसका कोई भी पुरातात्विक प्रमाण ही नहीं है, तो इसलिए हम उसको इतिहास की श्रेणी में रखते नहीं है। तो यहां पर इतिहास की श्रेणी में इस मौर्य कला को प्राचीनतम कला शैली इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अवशेष मिले। अवशेष जो पत्थरों पे टिके हुए, जो राजमहल मिला चंद्रगुप्त मौर्य का, वो अवशेष अभी भी कुम्हरार पटना में स्थित है। उससे पता चलता है, या अशोक स्तंभ है जिसको कि राष्ट्रीय जो चिन्ह बनाया गया। ठीक है, तो वो सब के अवशेष आज भी मौजूद हैं। तो जो मौजूद है उसी के आधार पर हम उसको बोल सकते हैं कि यह इतिहास का यह प्रथम कला संस्कृति है जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। ठीक है, तो वो लाइन आपको लिखना है यहां, कला के इतिहास में मौर्य कला अपनी विशेषताओं के कारण अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती है, क्योंकि यह प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रथम कला है जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। ठीक है, और मानव के ज्ञानेंद्रियों को, जो आपके आंख हैं, उसको जो है सुकून और अचंभित कर रही है। ठीक है, इसके बारे में आप सोचते हैं आखिर उस समय इतना अच्छा कैसे कलाकारी कर लिया गया होगा इस पत्थरों पे, इस पत्थरों को किस प्रकार से गुफा बना दिया गया, इतना चमक क्यों रहा है ये। तो आज भी यह जो है साइंस के भी क्षेत्र में अचंभित कर रहा है। जो बराबर की गुफाएं हैं, जो दशरथ के द्वारा बनाए गए बहुत सारे लोमरसी गुफा है, तो वो सब आज भी उसके अंदर में ऐसा पॉलिश किया हुआ है कि शीशे की तरह चमकता है। आप अशोक स्तंभ को देखिए, उसमें कितना अच्छा सुंदर आकृति शेर का, फिर उल्टा कमल है, वो सब बनाया गया है। उसके अंदर जो है घोड़े का, हाथी का छोटा छोटा जो चित्र उसके जो है मेखला में बनाया गया है। तो कितना सुंदर उसकी आकृति है। तो उससे पता चल सकता है कि वो लोग कितने आगे बढ़ चुके थे कला संस्कृति में। ठीक है, इस काल में कला का जो रूप विकसित हुआ था उसको मुख्यतः दो भागों में बांट करके हम लोग देख सकते हैं। जो मौर्य कला है उसको आगे चल करके कितने भागों में बांटा जाएगा? दो भागों में। पहला भाग क्या है आपका? राजकीय कला। राजकीय कला के अंतर्गत, राजकीय कला मतलब जो राजाओं के द्वारा विकसित हुआ। तो जब हम लिखेंगे तो ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कि मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है मौर्य कला को। पहला भाग है आपका राजकीय कला, दूसरा है लोक कला। राजकीय कला को हम लोग स्थापत्य कला के अंतर्गत मतलब रखेंगे, क्योंकि वहां पे जो राजाओं के द्वारा मेन रूप से संरक्षण में बनाए गए थे वो खास करके स्थापत्य कला ही है। स्थापत्य कला मतलब वास्तुकला, जो कि भवन निर्माण शैली को हम कहते हैं। ठीक है, दूसरा है लोक कला के अंतर्गत मेन रूप से मूर्ति, छोटे छोटे यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति हो गया, जैसे जैन साधु का मूर्ति मिला, या स्त्री और बालक के जो मातृत्व जो भावनाएं हैं उससे रिलेटेड वहाँ पे मूर्ति मिला। तो ये जो है मूर्ति कला, ये जनसामान्य लोगों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा बनाया गया है। जबकि राजाओं के संरक्षण में भी बहुत सारी कला का विकास हुआ, जो कि जैसे राजप्रसाद, जो कि कुम्हरार में, जो कि मौर्य काल का जो 80 स्तंभ पे टिका हुआ जो राजमहल था, जिसके चारों ओर जो 80 स्तंभ थे और फिर चारों ओर से काठ का घेरा लगा हुआ था, अच्छे से बना हुआ था। उसको जो है आगे चल करके आपको पढ़ेंगे कि ह्वेनसांग ने इसको देवताओं द्वारा निर्मित भी बताया। तो ये सब क्वेश्चन भी आपको टीआरई एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, दूसरा है स्तंभ, तीसरा है स्तूप, ठीक है, चौथा है गुहा विहार। तो इन चारों चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और गुहा विहार के बारे में अभी देखिए एक लिखना था, तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप विभिन्न जगह पे पढ़े हुए होते तो कहीं पे भी आप उसको डिस्क्राइब करके लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो मेंस यही है। और बाकी प्री का तो जब मेंस आप पढ़ते हैं तो प्री ऐसे भी आपकी तैयारी हो ही जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है मूर्ति कला में हम लोग देखेंगे जैसे स्तंभ है,
जैसे आपका अशोक स्तंभ है, ऊपर में क्या है, चारों ओर से शेर है, लेकिन आपको 3 ही शेर दिखता होगा, पीछे वाला आपको दिखता नहीं है, तो उसका भी सूचक है, वो बौद्ध धर्म से प्रेरित है। कई बार क्वेश्चन पूछ देगा किस प्रकार से मौर्य कला जो है बौद्ध धर्म से प्रेरित है, इस पे जो है आप विशेषताओं के बारे में लिखिए, तो उसको बताना होगा। जो आपका जो उसके जो कमल है वो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, वही चक्र धर्म चक्र परिवर्तन का सूचक है, वही जो बैल है सांड है वो भी उनके जो भी हर एक चीज़ का वहाँ पे सूचक के रूप में, घोड़ा जैसे आपका जो घर से महाभिनिष्क्रमण का सूचक है, ठीक है। तो इस तरीका से उसको आपको दर्शा करके लिखना होता। तो ये जानकारी आपको होगी तभी जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। तो स्तंभ के ऊपर जो पशु आकृति है, चाहे वृषभ का हो चाहे शेर का हो, तो ये एक अच्छा नमूना है जो कि एक लोक कला के तहत इसको रखे गए हैं। स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा बहुत सारी मूर्तियां हैं जो बनाई गई थी उस समय, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। अब देखिए आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया था, याद कीजिए कि TRE 2 में जो लोग बैठे होंगे उनको पूछा गया था, क्या पूछा गया था, इंडिका मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में ये पूछा था कि पाटलिपुत्र नगर नियोजन की विशेषता किसमें किया गया है, या कुछ था इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो पाटलिपुत्र नगर नियोजन जो योजना है उसको इंडिका में लिखा गया था, किसके द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके TRE के एग्जाम में पूछे गए थे, तो कोई भी क्वेश्चन यहां से उठा के पूछा जा सकता है। अब देखिए राजप्रसाद, राजप्रसाद मतलब राजभवन, प्रसाद मतलब ही होता है भवन, जो राजा जहां पे सभा करते होंगे उसके बारे में यहाँ पे है। अवस्थिति कहाँ पे है, तो ये कुमरार पटना में एक जगह है, वहीं पे इसके अवशेष मिले हैं। कई विद्वान इसकी विशेषताओं का उल्लेख अपने समय में किया है, जैसे एरियन एक विद्वान है, उन्होंने इसकी तुलना सूसा और एकबतना जो कि मध्य एशियाई देशों में स्थित एक राजमहल था उससे किया है। यानी सूसा और एकबतना के जो राजमहल थे उससे भी खूबसूरत उनको लगा था चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजमहल है राजप्रसाद वो। तो कई बार पूछेगा कि किसने चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल की तुलना सूसा और एकबतना के राजमहल से की है, तो उसका नाम हो जाएगा एरियन। क्या नाम हो जाएगा, एरियन। और इतिहास में इसी तरीका से क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए पूछा जाता है। दूसरा, फाहियान, किसने इसको देवताओं द्वारा निर्मित बताया, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि किसने इसको देवताओं के द्वारा निर्मित बताया, तो फाहियान ने इसको देवताओं के द्वारा निर्मित बताया, ठीक है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट होता तो वो प्री हो गया। और हम जब विशेषता को लिखते हैं मेंस में तो लिखेंगे राजप्रसाद के बारे में। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 भाग में बांट दिया, एक आपका राजकीय कला, दूसरा जनसामान्य कला लोक कला। फिर राजकीय कला के अंतर्गत राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुहा या ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। और फिर एक तरफ जो है आप मूर्ति कला को 2 भागों में बांटे, एक तो जो राजाओं के संरक्षण में स्तंभ के ऊपर बनाया गया, दूसरा था स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा जो स्वतंत्र रूप से थे, राजा के संरक्षण में नहीं थे, उनके द्वारा भी बनाया गया। अब फिर एक एक करके हम लोग सबकी विशेषताओं को हमने लिखना शुरू किया। अब इसकी विशेषता क्या है, राजमहल की विशेषता क्या है, तो ये 80 स्तंभों वाला ये सभा भवन था। कितने स्तंभ, कई बार पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजभवन तो उसमें कितने स्तंभ थे, ठीक है, कितने स्तंभ थे, तो याद रखिएगा उसमें 80 स्तंभ थे, ठीक है। छतें एवं दीवार लकड़ी की बनी हुई थी, और उसकी विशेषता क्या, जो छत और दीवार था वो लकड़ी का ही बना हुआ था, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर, यहां से क्वेश्चन पूछा था आपको। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर नियोजन की व्याख्या की है। कई बार पूछेगा कि पाटलिपुत्र नगर नियोजन की व्याख्या किस ग्रंथ में किया गया है, तो इंडिका में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर देखिए और भी उसने विशेषता बताया है कि जो पाटलिपुत्र नगर था उसके चारों ओर दुर्ग था, प्राचीर दीवारें घिरी हुई थी और जगह जगह पे उसमें होल बनाया गया था, छिद्र, जिसके माध्यम से अंदर से सिपाही के द्वारा, सेना के द्वारा तीर से वार किया जा सकता था, ठीक है। तो जगह जगह उसमें दीवारों में होल किया हुआ था, बीच बीच में तीर चलाने हेतु खाली स्थान छोड़े गए थे, और चारों ओर से सभी जगह पे बीच बीच में जो है दरवाजा था, जो कि द्वार, प्रवेश द्वार जिसको हम कह सकते हैं, जो कि पाटलिपुत्र नगर में प्रवेश करने का द्वार चारों दिशा में कई जगह बनाए गए थे, ठीक है। तो ये पाटलिपुत्र नगर की विशेषताएं थी जो कि मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में लिखा है, तो इसको आप लिखिएगा वहां पे, ठीक है, चूंकि ये कला संस्कृति का ही पाठ है।
दूसरा है आपका स्तंभ, ठीक है। स्तंभ के बारे में आपको पता ही होगा, मौर्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका कि प्रयोग आज भी हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में करते हैं। उसके बाद अशोक द्वारा निर्मित था ये, और मुख्य रूप से धम्म, जो कि अशोक का अपना धर्म है। धम्म चूंकि यह प्राकृत भाषा में ही धम्म धर्म को ही कहा गया है, तो धम्म प्रचार हेतु जो अशोक ने स्तंभ बनवाया था, उसका यहाँ पर आपको उसके बारे में लिखना होगा। विशेषता क्या है कि एकाश्म पत्थर द्वारा निर्मित था, यानी एकाश मतलब एकलौता पत्थर, एक ही पत्थर पे जो है वो बनाए जाते थे। ये नहीं कि 5 पत्थर को बना लिया फिर उसको चिपका दिया या सटा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक ही पत्थर को तराश करके वैसा बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए, अब इसको देखिए, अब यहां पर तो हमने डायरेक्ट फिगर दे दिया, लेकिन अब आपको थोड़ा सा डिजाइन करना होगा, चूंकि आपको तो कॉपी पे बनाना है, ठीक है। तो हम देखिए किस प्रकार से इसको बना रहे हैं, एकदम ऐसे बना दिए। तो एक ऐसा लगना चाहिए कि कुछ चित्र बन रहा है, ठीक है। पैर बना दिए, फिर ऐसे ऐसे कर दिए, जैसा चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो एक प्रकार से लग जाएगा कि ये जो है शेर बनाने का इन्होंने प्रयास किया है, ठीक है। उसके बाद नीचे में जो है आपका, नीचे में जैसे ये आपका मेखला है, तो इसके बारे में सब कुछ, ये बीच में आपका क्या है, चक्र है, ये बना दीजिएगा। इधर कुछ भी चित्र बना करके घोड़ा और हाथी लिख दीजिएगा, क्योंकि उतना सुंदर तो आप बना ही नहीं सकते। तो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा मेंस राइटिंग में, बस ये है। तो ये ऊपर में क्या, पशु आकृति, जो कि चारों ओर से शेर है, जो कि बौद्ध धर्म के चारों दिशा में प्रभाव को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है अधिकांशतः लाल बलुआ पत्थर। ये क्या चीज के बने हुए थे, लाल बलुआ पत्थर के बनाए गए थे, जो कि मध्य प्रदेश एमपी और कहां से, मथुरा जो कि यूपी में है, वहां से लाए जाते थे। तो मथुरा और यूपी से ला करके यहाँ पर जो एकाश्म पत्थर को लाया जाता था, उसको तराश करके यहाँ पे जानवरों की जो आकृति स्तंभ पे बनाए जाते थे। तो ये विशेषता में लिखिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या क्या है इसके बारे में। ये जो चक्र है इसे बौद्ध धर्म से ही प्रेरित है, और ये होता क्या है वास्तव में, ये धर्म चक्र परिवर्तन का सूचक है ये चक्र, और आगे चल करके आपके तिरंगा झंडा में यही चक्र उठ के आया है, ठीक है। उसके बाद इधर बैल है, उनके जीवन के जो शुरुआती जो जन्म का प्रतीक है। इधर आपका घोड़ा होता है, हाथी होता है, हाथी तो ऐश्वर्य का प्रतीक है उनका, और घोड़ा जो है महाभिनिष्क्रमण की घटना का प्रतीक है। अधोमुखी कमल है, ये उल्टा कमल है, आप इसको इस तरीका से डिजाइन कर सकते हैं जब बनाते हैं तो, ठीक है। तो ये अधोमुखी कमल जो है उनका जन्म का ही प्रतीक है, ठीक है। तो ये सब हाथी, मेखला, इसको चिन्हित करके आपको मैप बनाना होगा। स्तंभों का पॉलिश इसकी विशेषता है कि आज भी वो चमकते रहता है। स्तंभ की संरचना मुख्यतः किस प्रकार से है, तो ये जो आप स्तंभ में, एक तो ऊपर वाला तो चित्र पशु की आकृति है ही, लेकिन जो आप नीचे की ओर जाइएगा तो उसका चौड़ाई बढ़ता जाएगा। जैसे मान के चलिए हम एक बार फिर से ड्रा करते हैं अपने हैंड से, ठीक है। जैसे ये मान के चलिए ये बना दिए, इस प्रकार से बना दिए, ये बना दिए, ठीक है। तो ये जो है ये अधोमुखी कमल यहाँ बना दीजिए, ठीक है। अब ये जो है ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, चूंकि नीचे से इस तरीका से था, यानी नीचे जो नीचे जाएगा उसका तना मोटा होते जाएगा, ऊपर पतला होते जाएगा, ठीक है। तो ये चित्र आप बना सकते हैं। तना इसकी चौड़ाई नीचे से ऊपर की तक जो जाएगी वो कम होती जाएगी, नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, कम होती जाएगी। स्तंभ की संरचना मुक्ता, तो ये आपको चित्र बनाना पड़ेगा वहां पे थोड़ा अच्छा नंबर लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पर स्तूप। स्तूप आप लोग विश्व शांति स्तूप राजगीर में गए होंगे, इसी तरीका का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो वास्तव में ये स्तूप है क्या, तो यहाँ पे जो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए कुछ अवशेष रखे जाते हैं, और यहाँ पर मंदिर के तरह ही इसको ये लोग पूजा भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर में हर्मिका होता है उसी में अवशेष रखे जाते, चाहे नख हो, बाल हो, गौतम बुद्ध से रिलेटेड, ठीक है। उसके ऊपर छतरी होता है जो कि दया, सम्मान और श्रद्धा का सूचक होता है। 3 छतरी लगे होते हैं, जैसे हिंदू में भी मंदिर में देखिएगा त्रिशूल लगा होता है। और फिर ये जो गेट होता है जगह जगह बीच में बनाए गए तोरण, ये अर्ध अंडाकार जो होता है, गुंबदाकार अर्ध अंडाकार जो होता है, ठीक है। और ये पहले तो कच्चे ईंट के बनाए जाते थे, बाद में अब तो पक्के ईंट का भी प्रयोग हुआ है। और इसके चारों ओर जो घुमावदार जो पथ है जिसपे बौद्ध भिक्षु घूमते उसको मेधी कहा गया है, और जो गेट था उसको तोरण कहा गया है।
और जो चारों ओर से घिरे रहता था दीवार, चार दीवारी, उसको वेदिका कहा जाता है। और जो ये बीच में गैप है, ये गैप को प्रदक्षिणा पथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आकृति बनाने होंगे, वहाँ पे छोटा सा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। यहाँ तो फिगर बना दिया गया है। ऐसे आप लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए क्या कीजिएगा, बस एक सिंपल सा अंडाकार बना लिए, ऊपर हर्मिका बना दिए और यहाँ छतरी दे दिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर एक मेन तोरण बना दीजिए और फिर यहाँ लिख दीजिए बस प्रदक्षिणा पथ। अब उतना अच्छे से तो आप उतना कम टाइम पे बना ही नहीं सकते, तो बस एक आकृति दिख जाए और उसके बारे में जैसे ये हर्मिका लिख दिए, यहाँ ये प्रदक्षिणा पथ लिख दिए। तो जितना अच्छा बनाने का क्वेश्चन प्रयास कीजिएगा तेजी से, तो मेंस राइटिंग में उतना अच्छा, जैसे अंडाकार हो गया, मेधी हो गया, मेन गेट को तोरण लिख दिए, इस तरीका से आप बना करके अपना दर्शा दीजिएगा मेंस के राइटिंग में, तो आपको 1-2 नंबर औरों से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, नहीं दर्शाइएगा तो कम मिलेगा और क्या। उसके बाद देखिए संरचना। तोरण स्तूप का मुख्य प्रवेश द्वार को तोरण कहा जाता था। वेदिका स्तूप के चारों ओर जो निर्मित घेरा था उसको वेदिका कहा गया है। प्रदक्षिणा पथ चबूतरे और वेदिका के मध्य में जो जगह था जिसपे चारों ओर बौद्ध भिक्षु घूमते हैं उसको प्रदक्षिणा पथ कहा गया है। ठीक है, मेधी चबूतरा जिसपे अर्धचंद्राकार, देखिए जो अर्धचंद्राकार जो है ना उसके ऊपर रहता है, तो ये आपका मेधी होता है। बीच में जगह जगह पे जो है छोटा छोटा मूर्ति भी उसमें स्थापित रहता है मेधी में। ठीक है, तो मेधी चबूतरा जिसपे अर्धचंद्राकार गुंबद अवस्थित होता था उसको हम लोग मेधी कहते हैं। अंड, ये अंड ही हुआ अर्धचंद्राकार गुंबद जिसके छत ईंटों से निर्मित होते थे। ये क्या चीज के बने होते थे, तो ये ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, ईंटों के द्वारा ही बनाए गए थे। तो इस प्रकार से आप देखें, हर्मिका जो ऊपर में पेटी नुमा जो संरचना था जिसमें गौतम बुद्ध के अवशेष रहते थे, नख हो, बाल हो, जो भी शरीर के अवशेष हो वो रखे गए थे। छत्र जो ऊपर में जो 3 था, हर्मिका के ऊपर जो कह सकते हैं छर या छत्र कह सकते हैं, वो 3 थे। एक श्रद्धा का सूचक, एक सम्मान का, एक उदारता का प्रतीक होता है छत्र का। ठीक है, अब आते हैं गुहा विहार। गुहा मतलब होता है पत्थर, गुफा। पत्थरों, पहाड़ों में जो गुफा को काट के, पहाड़ों को काट करके जो रहने लायक बनाया जाता है तो उसको गुहा कहा जाता है। चूंकि विहार इसलिए चूंकि वहाँ पे बौद्ध भिक्षु जा करके अपना अध्ययन करते थे, तपस्या करते थे, ज्ञान अर्जित करते थे, इसीलिए उसको गुहा विहार नाम दिया गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है कि विशेषता चट्टानों को काट करके बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल बनाया जाता था, इसीलिए उसको हम लोग बौद्ध विहार या गुहा विहार भी कहते हैं। अवस्थिति इसका जनरली आप जाइएगा गया में तो बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा। उदाहरण जैसे बराबर की पहाड़ियों में बहुत सारे गुहा विहार हैं। अशोक द्वारा निर्मित गुहा विहार मुख्यतः सुदामा और कर्ण चौपर जो गुफा का नाम है, आप गया में जाइएगा तो आपको दिखेगा, अशोक ने बनाया था सुदामा और कर्ण चौपर गुहा। वही जो है ये गुफा जो है आजीवक संप्रदाय के सन है। चूंकि देखिए धर्मनिरपेक्ष है, अशोक क्या है तो सहिष्णु शासक है, वो सभी धर्मों को मान रहा है। एक तरफ हिंदू धर्म को भी मान रहा है, आजीवक संप्रदाय को भी मान रहा है, बौद्ध धर्म को भी मान रहा है। उसने आजीवक संप्रदाय के लिए सुदामा और कर्ण चौपर गुफा बनाया था, बराबर की पहाड़ी की गुफा। फिर आगे चल करके नागार्जुन पहाड़ी में अशोक का पुत्र दशरथ रहता है, उसने बनाया गोफी गुफा, लोमर्सी गुफा, वर्थिका गुफा, ये सब जो बनाए गए, ये सब जो गुफा बनाए गए, ठीक है, ये अशोक का पौत्र कहिए, पुत्र नहीं है, अशोक का पौत्र, पौत्र मतलब होता है पोता, दशरथ के द्वारा ये सब बनाए गए थे नागार्जुन के पहाड़ियों में। ठीक है, तो नागार्जुनी पहाड़ियों में गोपी गुफा, लोमर्सी गुफा किसके द्वारा बनाया गया था, तो अशोक का पौत्र था, पोता था दशरथ, उसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन निकल सकते हैं, लेकिन जब मेंस लिखे हो तो गुहा विहार में इसकी विशेषताओं के बारे में लिखेंगे और कहाँ कहाँ क्या है, क्या क्या नाम है उसका भी चर्चा करना पड़ता है।
तो थोड़ा सा यहाँ पे मेंस में क्या होता है, रटंत विद्या होता है, रटंत विद्या, जिसको कि आपको एकदम रट्टा मार के, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि टिक लगाना है केवल, तो थोड़ा सा उसको याद करना होता है, लिखना होता है, 2-4-5 बार लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि क्या क्या लिखना है। एक माइंड मैप बना के जाना पड़ता है कि क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे उसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, क्या क्या लिखेंगे। बस ये जब आप सीख जाइएगा लिखना तो आप अच्छा मेंस लिख लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं है मेंस में, तो हमको लगता है कि अगर आप थोड़ा सा सिलेबस जान जाते हैं और पैटर्न जान जाते हैं तो इजीली आप लिख लेते हैं। मेन यहाँ पे जो आपको मेहनत करना है वो प्री में ही करना होता है, ठीक है। बाकी प्री का भी हमारा अगर आप वीडियो देखे हैं तो आप एग्जाम में बैठते होंगे तो पता चल ही रहा होगा कि सब क्वेश्चन वही रहता है, बशर्ते बस उसी में आपको थोड़ा सा अच्छा लेवल बना के जाना है। अब देखिए ये जो गुहा विहार है उसकी विशेषता क्या, वो चतुर्भुजाकार कमरे हैं। जो गुफा है, जैसे ये बाहर से गुफा है, पूरा पहाड़ है मान के चलिए, तो अंदर में जो कमरा है ना वो ऐसे रहता है, चतुर्भुजाकार, 4 भुजाओं का ऐसे, और उसका जो छत होता था ना वो बेलनाकार। जैसे मान के चलिए ये बना दिए, ठीक है, ये जैसे पहाड़ के अंदर बन गया ये कमरा, तो ये जो छत होगा ना, ये जो छत होगा वो बेलनाकार होता था, ठीक, ऊपर में जो है बेलनाकार छत होता था, ठीक है, इस तरीका से। और लिखा हुआ है यहाँ पे बेलनाकार छत होते थे, और दीवारों और छतों पे चमकदार पॉलिश किया होता था, एकदम शीशे की तरह आज भी वो चमकता है, ठीक है। उसके बाद विशेषता स्तंभ, चलिए ये तो हो गया इसकी विशेषता, किसका, तो जो गुहा विहार है उसकी विशेषता हो गया, क्या हो गया, चमकदार पॉलिश बेलनाकार छत, ये सब आप विशेषता के रूप में आप लिख सकते हैं, गुहा विहार जो कि गुफाओं को काट के बनाया गया। उसके बाद आइए मूर्ति कला। मूर्ति कला में मेन रूप से किस प्रकार से बांटेंगे, तो एक तो स्तंभ के ऊपर बन, जो कि जैसे अशोक स्तंभ में शेर का मूर्ति है, तो स्तंभ के ऊपर बनी पशु आकृति की मूर्ति राजकीय मूर्ति कला के अंतर्गत है। जैसे सिंह है, सिंह बनाया जाता था, शेर, वृषभ, घोड़ा, हाथी, ये सब मूर्ति वहां पे बनाए जाते थे। सबसे ज्यादा चर्चित जो इसमें आपका मूर्ति कला है वो है सारनाथ स्थित स्तंभ, जिसके ऊपर क्या बना हुआ था, सारनाथ का जो स्तंभ है, जो कि आपका राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक स्तंभ के रूप में सारनाथ ही स्थित है। तो उसमें जो शेर है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आकृति है, जान लीजिए, ठीक है। स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा निर्मित जो यक्ष यक्षिणी की जो मूर्ति है, यक्ष कहिएगा, यक्ष क्या होता है, तो देवी देवता, जैसे यही यक्ष यक्षिणी ही आगे चल करके हिंदू धर्म में भी देवी, चूंकि ये मौर्य काल बहुत प्राचीन कला है, ठीक है, तो उस समय उतने देवी देवताओं का निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि देवी देवताओं का निर्माण जो होता है वो गुप्त काल में होता है, और ये काल उससे भी पहले का है। आप जितने भी देखते होंगे सरस्वती जी बिना बजाते हुए, गणेश जी का या हनुमान जी का जो फेस है, ये सब आपके गुप्त काल में डिजाइन किए गए। जैसे ब्रह्मा जी के विष्णु भगवान जो है शेषनाग के सैये पे लेटे हुए, उनके नाभि से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं, ये सब कला संस्कृति गुप्त काल में बने, जो कि बहुत बाद के काल का है, उससे पहले के काल का ये कला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका मेन रूप से क्या होगा, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, जो कि आगे चल करके हिंदू धर्म में देवी देवता का रूप के ये बहुत सारे देवी देवता बन जाते हैं, तो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति उसी से रिलेटेड है। अन्य मूर्ति भी बनाए गए हैं, जैसे नारी और बालक का मूर्ति, गोद में लिए हुए बच्चा, तो वो बुलंदी बाग पटना में मिला है, जो कि एक नारी वात्सल्य, जो कि प्यार है बच्चे के प्रति माता का, उसको दर्शा रहा होता है। जैन तीर्थकर की भी मूर्ति मिली है, जो कि नग्न अवस्था में मूर्ति थी, लोहानीपुर पटना से मिला है। तो ये सब भी 1-2 एग्जाम्पल हो सकता है, पूछे कि जैन तीर्थकर की मूर्ति कहाँ मिली है, आपको प्री में पूछ सकता है, तो लोहानीपुर पटना में मिला है। उसके बाद चट्टान काट करके हाथी का धौली का अग्रभाग चित्रण, जो कि लगता है कि पूरे सूर से लपेटे हुए गुफा को, ये जो चित्रण किया गया है वो उड़ीसा में किया गया, ठीक है। तो अभी जो है चित्रकला जो है गुहा चित्रकला, तो उसमें ये सब के बारे में लिखना आता, जैसे ये वाला काट कर, चट्टान को काट कर हाथी के धौली का अग्रभाग, तो वो धीरे धीरे हम बताएंगे किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये विशेषता किसकी हो गई, तो मूर्ति कला की विशेषता हो गई, ठीक है। इस प्रकार लास्ट में फिर आपको निष्कर्ष लिखना होगा, जो आप इतना लिखे तो लास्ट में, अब सबसे पहले हमने भूमिका लिखा, फिर जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको लिखा, फिर लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखना होता है, इस प्रकार हम पाते हैं कि मौर्य कला ने पहले से चले आ रहे कला को एक अस्थायित्व प्रदान किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसी समय कला का विकास हुआ, इससे पहले भी कला था,
और सिंधु घाटी सभ्यता के भी लोग कलाकार थे, ऐसी बात नहीं। वहाँ भी बहुत सारे जो है पत्थरों के या छोटे छोटे जो है लकड़ी के सामान मिले, अवशेष मिले, मिट्टी के बर्तन मिली, लेकिन चूंकि वो समय के साथ बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुके थे और इस समय जो मिला वो पत्थरों पे था, तो वो थोड़ा सा अभी भी मौजूद है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस कला ने अस्थायित्व दिया, कला को क्या दिया, एक अस्थायित्व दिया, तथा कला के विभिन्न आयामों में स्थापत्य, भवन निर्माण, स्तूप निर्माण और मूर्ति निर्माण कला शैली में एक विशिष्ट स्वरूप दिया, जो वर्तमान तथा भविष्य के मानव जाति को अपने अद्भुत शैली से प्रसन्न तथा अपने गौरवमय इतिहास की गाथा सुनाती रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपनी भाषा, ये हमने अपनी भाषा में लिखा, आप अपनी भाषा में लिखिएगा, अन्य लोग अपनी भाषा में लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर दीजिएगा, तो तब जाके आपको अच्छा मार्क्स मिलता है। ठीक है, बाकी एक हम आधार दे देंगे कि ये तथ्य को आपको लिखना है, ये तथ्य को आपको लिखना है, और उस तरीका से जब लिखिएगा तो आपको निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हमने आपको शुरुआत में क्या बताया कि 4 क्वेश्चन, सबसे पहला पटना कलम, मधुबनी चित्रकला शैली, मौर्य कला, पाल कला, और एक आपको मंदिर निर्माण शैली, गुहा शैली हो, चाहे उत्तर भारत का जिसे आपका नागर शैली है वो है, तो उसकी विशेषताओं को निश्चित रूप से 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगा ही पूछेगा, बस 5 में से 2 यहाँ से बन जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे आपको हमने बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री के चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछेगा। तो वो मैं बताता चलूंगा कि क्या आपको रट्टा मार के जाना, और जब एग्जाम होता है तो हम लोग गेस करते हैं, 25-30 क्वेश्चन गेस कर देंगे तो उसमें 8-10 क्वेश्चन ऐसे ही लड़ जाएगा। यानी इसमें अगर 3 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन तो लड़ना ही है, 3 क्वेश्चन अगर हम कहेंगे आपको याद करके जाइए तो 1 क्वेश्चन आपका लड़ ही जाएगा, उतना तो करना ही पड़ेगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर 15 क्वेश्चन लिखना है, 8 क्वेश्चन लिखना है या 15 लिखना है, पहले तो 8 ही क्वेश्चन लिखना होता था, 8 में भी 2 DI ही होता था, 6 ही मेन रूप से लिखना होता था, लेकिन अब चूंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन पूछेगा उसका मैं 3 गुना गेस करूंगा, और गारंटी के साथ क्वेश्चन वही सब रहता है। ठीक है, चूंकि हम लोग का भी एक लंबा अनुभव है बीपीएससी का मेंस लिखने का, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। बस आपको क्या करना है कि तैयार करना बेहतर तरीके से, जिससे कि आप उस एग्जाम में उसको बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। नॉलेज कितना है वो मायने नहीं रखता यहाँ पे, यहाँ मायने रखता है कि आपने कॉपी पे क्या बना दिया, क्या लिख दिया, जो कि कॉपी चेकर को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव इसी से क्रिएट होता है, थ्योरी पार्ट से। उम्मीद करते हैं कि मौर्य कला के हर एक आयाम को हमने बताया, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब फिर आपका क्लास जो है 8:30 बजे से, जो टीआरई वाले जो स्टूडेंट हैं, टीचर का अब तो लास्ट ही होगा, क्योंकि लगभग सब हो ही गया। 1 जनवरी का करंट अफेयर्स बचा हुआ। कई लोग पूछ रहे थे कि क्यों क्लास सर नहीं हो रहा था, तो हमने आपको बताया कि हम भी बीपार्ट के ट्रेनिंग में गए हुए थे। ठीक है, तो 6 दिन से वहीं पे थे, पटना में ही थे, जिस कारण से मैं क्लास नहीं ले पाया आपका। ठीक है, तो अब आ गया हूँ, तो कोशिश करूँगा कि आपका जो भी है जनवरी का वो कंप्लीट करा दूँ, और आप लोग मेहनत कीजिए, भरोसा रखिए, जो क्वेश्चन जितना पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन वहीं से रहेगा। बस आप लोग अच्छे से उसको ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो उसको देखते रहिए, कॉन्सेप्ट से ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। और जो लोग मेंस के लिए जो बीपीएससी प्रशासनिक सेवा में जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन जो आपका लिंक है उसमें चल रहा है, उस पर आप हाई लिख के भेजिएगा, कोर्स का नाम लिख के भेजिएगा, हम आपको जो है कोर्स से जोड़ देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है इस वीडियो में, धन्यवाद।